prove that C log sec psi plus tan psi, ये प्रूफ करने को आया था क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसको बहुत ही इजीली ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमको x और साई के बीच में रिलेशन निकालना है। मैंने इसकी पूरी थ्योरी करवाई थी आप लोगों को अलग से, एक पूरी डेरिवेशन थी जिसमें सारे के सारे रिलेशन हमने ड्राइव किए हुए थे, ठीक है। उससे हो जाती है थ्योरी, ठीक है, उससे तो हो ही जाता है ये। अब आप लोगों ने पढ़ा कितना नहीं पढ़ा वो तो खैर आप ही लोग जानो, है कि नहीं। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे पास रिलेशन, वी नो दैट dx अपॉन ds cos psi होता है, ठीक है ना। एक बार पूरा लेक्चर देख लेना अगर आपके पास टाइम हो, टाइम तो मुझे लगता नहीं क्योंकि होगा, अगर बसता तो मैंने लिंक भेज ही दिया था इस वाले लेक्चर का, ये स्टार्टिंग का ही लेक्चर था। उस स्टार्टिंग के लेक्चर से दो क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के आ गए, 10 नंबर का तो वही बन गया था मैकेनिक्स में। तो dx अपॉन ds इक्वल टू cos psi है। अब इससे ही हमको प्रूफ करना, बिकॉज इसी से क्या होगा, देखो x और psi के बीच में रिलेशन निकलेगा, यहाँ पर x है यहाँ पर psi है, तो इस dx अपॉन psi को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, dx अपॉन d psi, dx अपॉन d s को हम लिखने वाले हैं dx अपॉन d s को हम लिखने वाले हैं dx अपॉन ds इंटू ds अपॉन डी साई। इसे सॉल्व करो, dx अपॉन डी साई बनेगा ये, ठीक है। इसको dx अपॉन डी साई लिखेंगे, dx अपॉन डी साई। तो dx अपॉन डी साई को हमने कुछ इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग कर लिया है। इसमें क्या हुआ देखो, dx ऊपर ही है और डी साई यहाँ पर है, और ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड किया, अगर आप ds ds काटोगे तो अगेन आपको dx अपॉन डी साई यहाँ मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, बिकॉज यहाँ पर देखो ये आपका x है, यहाँ पर आपका साई है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, इंटीग्रेट, तो यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साई होना चाहिए, तभी तो साई के रेस्पेक्ट में साई इंटीग्रेट हो पाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ से एस हटाना था, इस एस को हटाने के मैंने क्या करा, डीएक्स अपॉन डी साई को डीएस अपॉन डीएक्स डॉट डीएस अपॉन डीएक्स डी साई लिख दिया। इससे क्या होगा देखो, जो आपका डीएस अपॉन डीएस है इसको हम कॉस साई लिख लेंगे, कॉस साई लिख लेंगे, और फिर बच जाएगा आपका डी एस अपॉन डी साई, ये बच जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, आप लोगों ने डीएस अपॉन डीएस की कॉस साई की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, यहाँ पर कॉस साई, और डीएस अपॉन डी साई बच गया आपके पास। अब देखो ध्यान से समझना, एस हमारे पास एक रिलेशन है, एस इक्वल टू सी टेन साई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने कहा था एस इक्वल टू सी टेन साई, सी टेन साई। तो इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा डीएस अपॉन डी साई, डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू कॉस साई, ये कॉस साई है, और यहाँ पर है डी अपॉन डी साई, और एस है, एस की वैल्यू सी टेन साई, सी टेन साई, ठीक है ना। आपने एस की वैल्यू रख दिया, सी टेन साई रख दिया, बाकी पूरा एज इट इज है, डी एक्स अपॉन डी साई एज इट इज है, कॉस साई एज इट इज है आपका, डी अपॉन डी साई एज इट इज है, बस एस की वैल्यू आपने सी टेन साई रख दी यहाँ पे। बस आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करा तो सी तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो डी एक्स अपॉन डी साई, सी आ जाएगा यहाँ पर कॉस साई, फिर डी बाई डी साई टेन साई। तो टेन साई को एक बार साई के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएट, तो डी एक्स अपॉन डी साई हमारा आ जाएगा सी कॉस साई इंटू टेन साई का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। तो थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें तो कॉस साई तो ऐसी रहेगा, इसे हम वन अपॉन कॉस स्क्वायर साई, बिकॉज सेक को वन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो क्या होगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हो आप, अगर सेक के टर्म में अगर आपको लाना है तो एक काम करो, कॉस को वन अपॉन सेक लिख लो, इस कॉस को लिख दो वन अपॉन सेक, और सेक स्क्वायर साई को ऐसे रहने दो, ठीक है ना। सेक स्क्वायर साई को ऐसे रहने दो, कॉस को वन अपॉन साई, इससे काट लो, उससे क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी साई निकल जाएगा सी सेक साई। तो हमारा बच गया डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक साई, डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक साई। अब इस डी साई को मल्टीप्लाई करो और दोनों साइड इंटीग्रेट करो,
तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा c, सेक्स आएगा कितना हो जाएगा, सेक्स आएगा होता है लॉग, देखो अब आप समझ ही गए होगे यहाँ पर ऐसा क्यों प्रूफ करना है आपको, लॉग सेक और टेन, बिकॉज आप जानते हो कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है ना फॉर्मूला, उसी से प्रूफ हो जाएगा अपने आप ही। तो सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन आई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो वैल्यू आएगी। उसका रीजन ये है कि जब हमारे पास एक्स जीरो होता है तो साई जीरो होता है, साई जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे हम, तो सी आएगा, लॉग ये बन जाएगा सेक जीरो प्लस टेन जीरो प्लस बी, टेन जीरो जीरो होता है, सेक जीरो वन होता है, तो जीरो इक्वल टू सी लॉग वन बन जाएगा, और log वन भी जीरो होता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो जीरो मिल जाएगी, और बी के लिए जीरो आप यहाँ रखोगे तो जो आपको प्रूफ करना था प्रूफ हो जाएगा, सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन आई, तो ये प्रूफ करना था आपको, काफी इजी रिलेशन था, हमने करा हुआ था, प्रूफ दैट x इक्वल टू सी लॉग y बाई y प्लस एस बाई सी, ये प्रूफ करने को आया था। ठीक है, ये रिलेशन जो है इसी से ड्राइव हो जाता है, तो इससे पहले पढ़ा ना आपने, उसी से ड्राइव, देखो 5 नंबर में तेरे चुन क्वेश्चन आए थे, पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं करे, मेरे समझ में बात नहीं आई आंसर। ठीक है, इस रिलेशन को उठाओ, x इक्वल टू सी लॉग क्या था वो, सेक्स आई प्लस टेन आई, सेक्स आई प्लस टेन आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इससे आप खुद ही समझ जाओ कि कैसा आएगा, देखो सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू हमारे पास होता है, ठीक है, यह y इक्वल टू होता है सी सेक्स आई, और s इक्वल टू होता है सी टेन आई, ये रिलेशन तो भी लिखा आपने, s इक्वल टू सी टेन आई वाला यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखो s इक्वल टू सी टेन आई, और एक और रिलेशन होता है y इक्वल टू सी सेक्स आई, ये रिलेशन याद ही होनी चाहिए डायरेक्ट, इनको रख दो यहाँ पर बस, सेक की वैल्यू सेक की जगह रख दो, और टेन की वैल्यू टेन की जगह, सेक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी y बाई सी, और टेन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी s बाई सी, रख दो इसमें, इस इक्वेशन वन में रख दो, एफ सी लॉग सेक्स आई के बदला आएगा y बाई सी, और टेन साई के बदला आएगा s बाई सी, तो सी लॉग y प्लस एस बाई सी हो गया प्रूफ। 5 नंबर का चूरन क्वेश्चन आया था, तो आराम से कर सकते हो आप इनको। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए इसका, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the area of the curve x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3, lying in positive quadrant, lying in positive quadrant। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स ले लेंगे चार, आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, देखो इसमें ए की बात करें, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ए, ये हो जाएगा a, 0, ये -a, 0, और ये 0, -a, और इस तरह से इसकी शेप आएगी, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स निकालने हैं, तो लेट अस से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट है वो क्या है, एक्स बार एंड वाई बार, तो एक्स बार वाई बार क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी से जहां पर आपका जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है एक्स डीएस अपॉन डीएस, ऐसे वाई बार का फॉर्मूला होता है वाई डीएस अपॉन डीएस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, एक्स बार का होता है एक्स डीएस अपॉन डीएस का इंटीग्रेशन, और वाई बार का होता है वाई डीएस अपॉन डीएस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करना है हमें, उसके लिए पहले हमको एक्स और वाई में रिलेशन कुछ फाइंड करने पड़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे सभी लोग।
गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो कार्डियोइड की इक्वेशन है वो है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो बन जाएगा 2/3 आगे आएगा, x की पावर 2/3 -1 हो जाएगा, फिर 2/3 आएगा, y की पावर 2/3 -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है इसीलिए। तो 2/3 आएगा, इसको अगर सॉल्व करें हम तो 2/3 -1 का हम एलसीएम में तो 2 - 3/3 आएगा, तो यानी कि माइनस का 1/3 बनेगा ये। तो x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3। अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट गई हमारा, क्योंकि हम डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब y का होगा 2/3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर dy/dx भी आएगा, देन इक्वल में 0 आएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, तो जब इसको करोगे तो 2/3 आ जाएगा, पावर से 1 कम हो जाएगा, इसमें 2/3 आ गया, पावर से 1 कम हो जाएगा, लेकिन y का भी होगा जो कि dy/dx होगा, इक्वल में 0 हो गया। अब ऐसे करना क्या, आपको dy/dx की वैल्यू निकाल लेनी है आपको कि dy/dx की, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको इधर भेजो, एक काम को 2/3 को ना कॉमन निकाल 0 कर दो, और 2/3 को कॉमन निकाल, यहाँ पर देखा x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ y की पावर -1/3 dy/dx है, इक्वल में हमने माइनस में भेज दिया x की पावर -1/3 को। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ देखो, इसको यहाँ भेज दिया, इसको ऐसे उतारा है यहाँ पीछे, ये देखो, और उसको नेगेटिव में कर दिया इधर जाकर। अब dy/dx की अगर वैल्यू निकालू मैं, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3। पावर को पॉजिटिव बनाएंगे इनकी, तो उसके लिए इसको भेज दोगे ऊपर, इसको भेज दोगे नीचे, पावर प्लस की हो जाएगी, बिकॉज माइनस की है, इनको इंटरचेंज करोगे तो ऊपर नीचे, तो y की पावर ऊपर जाएगा 1/3, नीचे आकर x की पावर 1/3 हो जाएगी, इस तरह से। अभी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू होता है x ds अपॉन ds, ये होता है। तो ds की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ds और dy/dx में एक रिलेशन होता है कि ds इक्वल्स टू, रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो ds इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एंड dx, ये रिलेशन होता है हमारे पास। इससे क्या होगा, ds मिल जाएगा हमको, फिर ds को यहां रख देंगे, देन हम सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ds की फाइंड करते हैं, तो ds इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर है, यहाँ पर dy/dx है, इसका होल स्क्वायर करो, तो देखो होल स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, और आएगा y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3, बिकॉज आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2/3 डिवाइड में और y की पावर 2/3 ऊपर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो साथ में dx भी होता है, तो ds हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3, यहाँ पर dx आ जाएगा। समझे आप क्या हुआ, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, तो x की पावर 2/3 ऊपर आया, और डिवाइड में एलसीएम आ गया x की पावर 2/3। अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 कितना होता है, a की पावर 2/3 होता है, तो उसको यहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ पर a की पावर 2/3 आ जाएगा ऊपर से, तो ds की वैल्यू देखिए रूट के अंदर a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 एंड dx आ जाएगी। ओके, अब इसका रूट अगर निकाले हम, तो a की पावर 2/3 का रूट करोगे, या फिर इसको ऐसे लिख लो तो समझाने की बात आपको, a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 का रूट कर रहे हैं, रूट करने का मतलब पावर को 1/2 करेंगे हम, इसकी भी और इसकी भी, रूट करने का ये तो मतलब है पावर को 1/2 कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर dx है, तो अल्टीमेटली आपके पास dx की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी, a की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 एंड dx निकल के आ जाएगी। अब ये देखो, अब हमें क्या करना, सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते रहना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको पहले ही, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स ds अपॉन
डीएस, डीएस की वैल्यू निकाल चुके हो। ये पापड़ बेल रखे हैं आपने सारे, वो डीएस की वैल्यू निकालने के लिए बेले हैं, तो पापड़ को तला भी जाए फिर। अब उसके बाद अब तो गर्मी हो गई, परसों तक तो ठंडा का मौसम था, तो चाय के साथ खा भी लेते, ठीक है। एक्स को एक्स रहने देंगे, और डीएस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय डीएक्स है, और डिवाइडेड बाय है डीएस की वैल्यू है ए की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3 एंड डीएक्स है। तो ये आपने डायरेक्ट प्रूफ कर पुट कर दिया। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, केवल कहां पर निकालना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में निकालना है। सिर्फ यही पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये केवल नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ये क्या होता है दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो केवल पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लिमिट की, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0,0 है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1,0 है, तो लिमिट यहाँ से तक जा रही है, ये लिमिट जा रही है सर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के एक्स की वैल्यू ए तक जा रही है, और इंटीग्रेशन में हमको एक्स का करना है, तो लिमिट हमको एक्स की रखनी पड़ेगी ना, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू ए, तो एक्स की लिमिट 0 to a रख देंगे, तो मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a एंड 0 to a, देन सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जब भी किसी के भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने को आ जाए आपका, और 2 डायमेंशन कर्व हो, 2 डायमेंशन कर्व मतलब एक्स और वाई इसमें दोनों प्रेजेंट हो, तीसरा जेड प्रेजेंट ना हो, एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो, तो उस केस में हमको हमेशा यही स्टेप बना रहे हैं। पहले में अगर ना उस कर्व की इक्वेशन को लेना है, उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर डीवाई बाई डीएक्स की हेल्प से डीएस निकाल लेना इस रिलेशन से, ठीक है। उसके बाद डीएस मिल गया तो फिर आप इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बस सॉल्व करते हैं। जैसे ए की पावर 1/3 कांस्टेंट था, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ए की पावर 1/3 ए की पावर 1 कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स बार आ जाएगा 0 to a, यहाँ 1 है, 1 में से 1/3 को माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 3 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3 आ जाएगा एंड डीएक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 1/3 आ जाएगा एंड डीएक्स आ जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल लेंगे, सिंपली सिंपली बस आपको इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और एक्स की पावर -1/3 का एक्स की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, एंड लिमिट जो है वो 0 to a है, यहाँ पे लिमिट 0 to a है, बस। चलो ठीक, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स की बार कितना है 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 5/3, एक्स की पावर 5/3 और अपॉन में आएगा 3/5, ठीक है, डिवाइड बाई, यहां बन जाएगा एक्स की पावर 2/3 और यहाँ पे आएगा 3/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3, और एक्स की पावर 5/3 में से 2/3 माइनस हो जाएगा, इसे काट देंगे तो आएगा 2/5, और देखो इसको अगर माइनस करोगे आप ना, तो ये 5/3 में से जब आप 2/3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 माइनस 2/3 आ जाएगा, यानी कि जाएगा 3/3, यानी कि 1 आ जाएगा, और लिमिट इसमें क्या है 0 to a लिमिट गई हुई है, 0 to a, और 0 to a लिमिट गई हुई है, तो ये आ जाएगा एक्स लिमिट 0 to a, एक्स बार आपका आ जाएगा 2/5, एक्स के बदले आप a रख देंगे, तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और अगर कर्व क्या हो, सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई एक्सिस हो, जैसे कि यहाँ देखो जो कर्व है ये सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जैसी है वैसे नीचे भी है, देखो जितना एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व आ रही है उतने नीचे भी आ रही है, समझे आप, एक्स के देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये शेप आ रहा है ऐसा करके, तो नीचे भी उतना ही शेप आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिक कर्व है ये। अगर कर्व एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्री हो तो जितना एक्स बार आता है उतना ही वाई बार भी आता है, ठीक है, सेम आंसर आएगा। चलिए देखिए, सिंस वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, सिंस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, therefore
तो वाई बार होगा वो एक्स बार के इक्वल आएगा और उसके लिए 2/5 a आएगी। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएंगे एक्स बार वाई बार इक्वल्स टू 2/5 a कॉमा 2/5 a, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या बोल रहे हो, जरा मैं भी देखूं। हाँ, ये मेथड 2 डायमेंशनल कर्व के लिए, कोई भी 2 डायमेंशनल कर्व हो इस मेथड से सॉल्व हो जाती है। तो आर्क भी एक तरह की 2 डायमेंशनल कर्व होती है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो 2 डायमेंशनल कर्व होगी। लेकिन कोई भी 2 डायमेंशनल कर्व जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो, इस मेथड से कर सकते हो सॉल्व, ये ध्यान रखना। लेकिन जेड जहां पर आ जाएगा फिर नहीं कर पाओगे, फिर उसके लिए अलग तरीका होता है, ठीक है, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। शो दैट द वर्क डन बाई, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ज्यादा बड़े नहीं है, अगर टाइम मिलेगा आपको तो 2x की स्पीड में देखना। पेपर सॉल्व करने के बाद सिर्फ पेपर के भरोसे मत जाना ना। ऑफ एन एक्सटेंसिबल रॉड ऑफ लेंथ L during small displacement is T dot dl। सर आपको याद भी आ रहा होगा, T dot dl और माइनस T dot dl मैंने दो आपको प्रूफ करवाए थे ये। हाँ, कल क्लास नहीं लेनी है ना आप लोग यार, तो फिर आप यही करना अब। कल तो चलो मैं लेकिन 2-3 टॉपिक्स भेजूंगा बनाकर आपको, टॉपिक्स में मतलब क्वेश्चन दे दूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं करने को दूंगा आपको, उन क्वेश्चन को जरूर कर लेना आप लोग। मतलब अलजेब्रा के लिए ही है वो, अलजेब्रा के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। परसों का पेपर आपका अलजेब्रा का, तो एक वीडियो बनाकर मैं कल डालूंगा अलजेब्रा की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है कि जो मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर से होंगे, मतलब अलजेब्रा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्क्स आपको उसी से बनाने हैं, क्योंकि उससे फुल मार्क्स आने की गारंटी है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, और वहां पर आपका 5-5 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक आ गया तो दो तो आएंगे, एटलीस्ट दो तो आएंगे, 3 भी आ सकते हैं मतलब। तो 15 और 10, 25 मार्क्स का तो आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन से आ जाता है, और कभी कभी किसमें अच्छे 30 का आ जाएगा। तो आपको उसको परफेक्टली करना है अच्छे से, तो वहां फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर एल्जेब्रा के जो थ्योरम्स को आप प्रूव करने बैठ जाओगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज वहां जो आप लैंग्वेज लिखोगे उसके मार्क्स काट देते हैं वो लोग, क्योंकि आप हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आप खुद ही समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे वो चीज। आपने खुद रट्टा मारा होगा उसमें थ्योरम में, खुद आपने रटी होगी, तो आप क्या वहां पर समझा पाओगे, जब तक आपने रटा तो समझा भी नहीं पाओगे आप उसको, है कि नहीं। तो और रिंग वाला, रिंग तो पूरा पढ़ना है, रिंग के में 3 घंटे का पूरा लगातार लगता है, उसको पूरा पढ़ लेना, रिंग पूरा कंप्लीट करके आना है, और रूट्स वाला पूरा कंप्लीट करके जाना है पूरा का पूरा। उसके बाद फिर देख लेना उन टॉपिक्स को जो पेपर में आए हुए हैं ग्रुप थ्योरी से, जैसे ग्रुप ग्रुप प्रूफ करने को आता है, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने को आता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। बाकी अलजेब्रा में खींचने में आप जितने खींच सकते हो, और डिफरेंशियल में तो खींचने ही खींचने इस बार। मैंने भी इतनी मेहनत से आपको पढ़ा दिया, शॉर्ट बता दिया कुछ, और क्या कहते हैं वीडियो भी डाल दी, तो डिफरेंशियल में तो आने ही आने, 30 से प्लस लेके आना, 30 से प्लस तो आने ही चाहिए सभी के, मिनिमम 30 होनी चाहिए। और 30 कब आएंगे पता है, जब आप 40 से ऊपर का अटेम्प्ट करके आओगे, जब आप 45 तक का अटेम्प्ट करके आओगे, तब जाके आपके 30 नंबर आएंगे, ये मान के चलना है आपने। तो 30 नंबर लाने के लिए 45 का अटेम्प्ट करना है, करेक्ट वो भी, ये नहीं कि तुक्का बढ़ा गया हो, करेक्ट अटेम्प्ट करना है। तो 40 से ऊपर का कोशिश करना है कि आप अटेम्प्ट करके आओ करेक्टली, करेक्टली 40, और तुक्का बढ़ाकर पूरे 50 मार्क्स का होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन से नहीं भी हो पा रहा है, उसको भी करके आना है भाई, कुछ ना कुछ करके कंप्लीट 50 मार्क्स का करके आना है, जिसमें से 40 प्लस का करेक्ट होना चाहिए एग्जैक्टली, तब जाके मानेंगे कि आपके 30 प्लस मार्क्स आएंगे डिफरेंशियल। और रही बात एल्जेब्रा की, मैंने बता दिया आपको, एल्जेब्रा में भी आपको 30 नंबर तो एटलीस्ट लेना, 25 से 30 के बीच में लेके आने हैं। और मैकेनिक्स में आपकी किस्मत डिपेंड करती है कि क्या आता है टॉपिक, मैकेनिक्स में आपकी किस्मत है, ठीक है। अगर ऐसी को पेपर आगे जैसे इस बार का है, तो फिर तो अच्छे नंबर आने चाहिए। पता नहीं इस बार क्यों नहीं दिए मेरे सामने, या फिर आपने नहीं करा। कुछ लोगों के तो अच्छे मार्क्स भी आए, ऐसी बात नहीं है, कुछ के अच्छे मार्क्स भी आए मैथ्स में, ऐसी बात नहीं है, आए हैं, बहुत हो गए। चलिए, तो मैं दोनों चीज प्रूव कर रहा था आपको, मैं थ्रस्ट और
टेंशन दोनों के लिए करवा देता हूँ बिकॉज आसानी है। तो पहले मैं प्रूफ टेंशन पे प्रूफ करवाता हूँ, फॉर टेंशन, फॉर टेंशन। चलो मान के चलते हैं हमारे पास ये क्या रॉड है, ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड की लेंथ चलो बाद में ले लेंगे, चलो ले लेते हैं एल इस रॉड की लेंथ, एल इस रॉड की लेंथ है। अब इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट किया गया है, इसमें हल्का सा पुश मारा गया है, यहाँ से पुश किया गया है इसको। तो पुश करने के बाद क्या होगा, एक तो ये क्या होगा, लीनियरली डिस्प्लेस्ड होगा और दूसरा एंगुलरली डिस्प्लेस्ड होगा, यानी कि इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशन दो तरह की मोशन होगी। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या करेगी, इसको आगे को शिफ्ट कर देगी और रोटेशनल थोड़ा घुमा देगी इसको, ट्रांसलेशन आगे को शिफ्ट करेगी और रोटेशनल को कुछ घुमा देगी ऐसे करके। तो ये लगभग डिस्प्लेसमेंट के बाद ऐसा कुछ इस स्टेप का पहुंच जाएगा ऐसे, ऐसे कर, ठीक है ना। और अगर ये क्या होती, इनएक्सटेंसिबल होती यानी खींचने वाली नहीं होती, तो उस केस में जितनी इसकी पहले लेंथ थी उतनी ही बाद में रहती, एल प्लस, पहले भी एल थी और बाद में भी एल रहती। लेकिन अब क्या हो जाएगी, इसकी एक्सटेंसिबल है तो एल प्लस डीएल हो जाएगी लेंथ इसकी, एल प्लस डीएल। थोड़ा वही चेंज यहाँ पर है, देखो ये डीएल यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना मतलब इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है ना उतना ही डीएल ऊपर लिखा हुआ है। आपको इसमें डेल्टा भी लिखा सकता है, डेल्टा एल का मतलब है डीएल मतलब एक ही बात है, ठीक है। मुझे डेल्टा बनाना थोड़ा अजीब लगता है, मैं डीएल बना देता हूँ, और मुझे अजीब सा लगता है सिंबल बनाना उसको, इसीलिए। ओके, देखो पहले ये फ्लैट थी, बिल्कुल पूरी फ्लैट थी, ऐसा करके फ्लैट थी, थोड़ा रोटेट हो गई ऐसे करके, रोटेट हो गई और थोड़ा क्या हो गई अपनी जगह से शिफ्ट आगे को ट्रांसलेट हो गई है। तो ट्रांसलेशन एज वेल एंड रोटेशन, दूर तरह की मोशन इसमें हुई है। तो इसको आगे अगर हम डॉटेड लाइन से अगर इसको प्लॉट करें, या यहाँ पर से जो ये ले लेते या फिर व्हाइट ले लेते हैं, तो देखो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम, और यहाँ पर से ये इस तरह से का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसको कुछ नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो पहले रॉड जो थी हमारी वो क्या है, उसकी लेंथ हमारा मान लेते हैं ए बी थी, ए बी रॉड, ए है ये बी है, ए बी रॉड थी हमारे पास। उस ए बी रॉड, अभी भी ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ए है, समथिंग मान लो यहाँ पर कहीं पे बी है, यहाँ पे बी है, बी के ऊपर बी है, या एक काम करो पहले यहाँ पे नाम ले लो, ये ए हो गया, तो यहाँ पर एम मान लो, मैं बुक के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ ताकि दिक्कत ना है सिंबल में। और इसकी लेंथ ये एल है, पूरा रॉड की ये लेंथ जो है ये एल है, इतनी लेंथ एल है। अब थोड़े आगे बढ़ा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ यहाँ पर से डॉटेड लाइन से, कितना आगे बढ़ा उसको यहाँ से मिलाएंगे हम। ठीक है, तो ये इतना आगे बढ़ा हुआ है, इसको हम बी एन बोल देते हैं, बी एन। ठीक है, तो यहाँ ए बी जो है ओरिजिनल रॉड की लेंथ है, पर थोड़ा शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, इसका पहला ए पॉइंट यहाँ पर था तो थोड़ा वो इधर को खिसक गया है, और बी पॉइंट पहले यहाँ पर था, खिसक के यहाँ पहुंच गया है, बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पहुंच गया। और जो रॉड की लेंथ है वो क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई, बिकॉज ये रॉड जो है खिंच सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, इसलिए बढ़ गई है। और जो एंगल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ है, डी थीटा मान लेते हैं, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब पहले ये ऐसे फ्लैट थी, अब थोड़ा ऊपर उठ गई है, ऐसे उठ के ऐसे हो गई है, कितना उठ डी थीटा। और पहले यहां थी, थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई, कितना आगे शिफ्ट हो गई, एम आगे शिफ्ट हो गई, एम डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें, ठीक है। ओके, अब जब बात होगी किसकी, थ्रस्ट की बात, चलो टेंशन की बात करें। टेंशन के लिए क्या होगा, ये टेंशन की डायरेक्शन ऐसी होती है, आपको पता होगा, और थ्रस्ट की अपोजिट होती है, थ्रस्ट की ऐसे होती है, टेंशन की सेम डायरेक्शन में, थ्रस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे मैंने टेंशन की एरो बना ली, ठीक है, यहाँ पर टेंशन की एरो बना ली मैंने। अब मुझे वर्क डन करना है, वर्क डन। तो वर्क डन मेरे पास टी ए एम माइनस टी बी एम, ठीक है ना। ये वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं।
जो टी आपका क्या है, टेंशन है, वो किस में आ रहा है, एम में आ रहा है। देखो ये ए है और ये एम है, तो टेंशन एम में आ रहा है, तो टी मल्टीप्लाई बाय एम है, ये टेम नहीं है, टी डॉट एम है, ठीक है। टी मतलब टेंशन, और किस रॉड में है टेंशन, एम रॉड में टेंशन है। ऐसे देखो क्या है, टी बी एन है, यहां से तक की अगर बात करो, ये बी एन रॉड है, ये बी एन दिख रही होगी आपको, दिस इज बी एन। इस बी एन में जो टेंशन वो कौन सी है, ये वाली टी है, तो दोनों टी है, तो टी एम माइनस टी बी एन करेंगे, यानी कि जो टेंशन है यहाँ पर इस रॉड में है, एम जितना इधर को शिफ्ट हुआ और जितना आगे बढ़ा वो कितना बी एन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे बीच वाले को, ये यानी कि एम से लेकर के बी तक को हम काउंट नहीं करेंगे, हम उतना काउंट करेंगे जो एम से पहले का है और बी से बाद का है। तो इसमें टेंशन है, और इस थ्रस्ट को एक काम करो यहाँ पे मान लो, और तो और बेटर समझ में आएगा आपको। मान लो ये थ्रस्ट इसमें से है, इस तरह से, ठीक है। और ये बस ये ध्यान रखना, अगर ये टेंशन है तो ये जो टेंशन है एक दूसरे की तरफ को जानी चाहिए, और थ्रस्ट होगा तो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, टेंशन होगा तो एक दूसरे की तरफ को आएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो टी जो है वो ए एम में जनरेट है, और टी जो है वो बी एन में जनरेट है। टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वर्क डन डब्ल्यू निकल के आएगा, टी कॉमन ले लेंगे, तो ए एम माइनस बी एन, ये ए एम है और ये बी एन है। अब टी ऐसे रहेगा आपका, इस ए एम को लिखेंगे हम, ये जो ए एम, ये ए एम इसको लिखेंगे ए बी माइनस एम बी, ये देखो, ये देखो, जो ए एम है आपका, ये दिख रहा है ए एम, ये ए एम है आपका, सबको दिख रहा होगा ए एम। अब ये किस किस दो को माइनस करके आएगा ए एम, ए बी और एम बी। जब इस ए बी में से आप एम बी को माइनस करोगे तो आपका ए एम बचेगा, तो इसलिए इसको लिख लेंगे, ए एम को लिखेंगे हम ए बी माइनस एम बी, फिर माइनस बी एन है, सिमिलरली बी एन को हम क्या लिखेंगे, देखो बी एन को देखते हैं ऐसी, बी एन को ध्यान से देखें तो ये बी एन है आपके पास, ये बी एन है। अब ये किसको माइनस करके मिलेगा, देखो ये क्या है, एम एन है, और ये क्या है, एम बी है। एम एन में से एम बी माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, बी एन बचेगा। तो इस बी एन को लिखेंगे हम कितना, एम एन माइनस एम बी, ये लिखेंगे एम एन माइनस एम बी, ठीक है। उसका इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम, टी ए बी माइनस एम बी, इसको माइनस हंड्रेड मल्टीप्लाई करो, कितना का माइनस का एम एन माइनस माइनस प्लस का एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी ए बी माइनस एम एन, ए बी और एम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए बी तो आपको पता ही है, ये ए है और ए बी है, ए बी जो राउट जो लेंथ है कितने, किसके इक्वल है, ए बी की लेंथ, ए बी है, किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, ये एल है, ए बी तो एल रहेगा आपका, तो इसको तो एल लिख देंगे हम जस्ट, ए बी को, तो ये आ जाएगा टी एल आ जाएगा। अब एम एन की वैल्यू कितने की देखनी पड़ेगी आपको, ये एम एन है, ये आपके पास एम एन है, इस एम एन की वैल्यू बताने कितनी होगी, बताओ, इस एम एन की वैल्यू कितनी होगी, ये जो एम एन है इसके इक्वल होगा, ये और ये सेम रहेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूं एन डैश, एन डैश नाम दे देता हूं, यानी कि जो आपका एम एन है वो ए एन डैश के इक्वल आएगा, ये आपको पता है, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस है ना इसीलिए, और ये भी पैरेलल लाइंस है, तो ये और ये सेम ही रहेंगे आपके एम एन और ए एम। तो आप अगर इसकी वैल्यू निकाल लें, अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपका एम एन अपने आप निकल जाएगा, तो हम लिख देंगे एम एन की वैल्यू लिख देंगे ए एन डैश, ए एन डैश, एम एन की वैल्यू ए एन डैश हो जाएगी, ठीक है। तो टी, अब इसकी वैल्यू निकाले अगर हम, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है, और बेस और हाइपर के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो ऐसे बेस निकालना, तो बेस कितना आएगा, हाइपो कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा कितना है, थीटा थीटा ये हमारे पास, थीटा डी थीटा है हमारे पास, थीटा की जगह डी थीटा रख देंगे, बिकॉज
चलो नेक्स्ट इसमें कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास ए एन डैश। तो बेस हमारे पास ए एन डैश है। हाइपो हमारे पास क्या है? ये हाइपो है, एल प्लस डेल्टा एल, और बाहर से कितना है? कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन डैश के बदले आएगा एल प्लस डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, एल प्लस डी एल कॉस थीटा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पी एल माइनस एल प्लस डी एल कॉस थीटा। या फिर एक काम करो, रुक जाओ, कॉस थीटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास है टी एल प्लस एल माइनस था यहाँ पर, एल माइनस एल प्लस डी एल, एंड बाहर से कॉस डेल्टा थीटा है, इस तरह से। अब कॉस थीटा को यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, कॉस थीटा कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसा करके ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है। तो इसके में दो टर्म लेने हैं खाली, बाकी टर्म को नेगलेक्ट कर देना है, सिर्फ दो टर्म से मतलब है हमको, माइनस हो। ठीक है ना, हमें सिर्फ दो टर्म लेने हैं, ये वाले दो टर्म, इनको नेगलेक्ट करना है। तो W इक्वल टू टी आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल प्लस डी एल आ जाएगा, और कॉस थीटा का जो एक्सपेंशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और एक्स हमारा डी थीटा है, तो डी थीटा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और बाकी टर्म को हम नेगलेक्ट करने वाले हैं। बस सॉल्व कर लेंगे इसको। और देखो डी थीटा जो है बहुत स्मॉल एंगल है, डी थीटा क्या है? वेरी स्मॉल एंगल है, डी थीटा इज स्मॉल, तो डी थीटा का स्क्वायर करेगा वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो जिस वजह से करेंगे हम डी थीटा स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको जीरो मान लेंगे। तो डब्ल्यू हमारे पास आएगा टी एल माइनस एल प्लस डी एल, इतना ही बचेगा, बिकॉज सिर्फ वन बचेगा यहाँ पर, ये तो जीरो हो जाएगा ना, सिर्फ वन बचेगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू जाएगा टी, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो एल माइनस एल प्लस माइनस डी एल, माइनस डी एल, एल से एल कटेगा, टी डॉट डी एल आ जाएगा, टी डॉट डी एल आ जाएगा। नेगेटिव साइन आ रहा है बिकॉज ये किसके लिए है? ये हम निकाल रहे हैं टेंशन के लिए, और क्वेश्चन में थ्रस्ट के लिए बोला गया, थ्रस्ट के लिए पॉजिटिव आता है टी डॉट डी एल, लेकिन टेंशन के लिए नेगेटिव आता है। ठीक है, दोबारा समझेंगे एक बार और, दोबारा से समझ लेंगे फटाफट से। हमारे पास पहले ए बी रॉड थी जिसकी लेंथ एल थी, इस ए बी रॉड को मैं थोड़ा डिस्प्लेस किया हुआ है। डिस्प्लेस करने में क्या हो, एक तो ये कुछ एंगल रोटेट हो गई है, और थोड़ा अपने स्थान से आगे खिसक गई है, डिस्प्लेस हो गई है। तो इसकी जो फाइनल डायरेक्शन है वो ये है इस ए बी रॉड की। पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, यहां तक थी, यहां तक, यहां से यहां तक, अब ये है फाइनल डायरेक्शन। पहले इसकी लेंथ एल थी, अब थोड़ा एल से बढ़ गई, क्योंकि क्या है, एक्सटेंसिबल है इसलिए बढ़ गई। अगर इन एक्सटेंसिबल होता तो कोई लेंथ में इंक्रीज नहीं होता, एक्सटेंसिबल होने की वजह से लेंथ में इंक्रीज आ गया। ओके, फिर कुछ हमने लाइनें वगैरह खींच रखी हैं, और हमने कुछ नंबर वंबर दे दिए, तो वो आपको पता, वो आप खुद से देख लेंगे। तो वर्क डन हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है कि फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन दो जगह पर जनरेट हो रही है, एक टेंशन इस एम में जनरेट होगी, और एक टेंशन इस बी एम में जनरेट होगी, बिकॉज हम टेंशन की बात कर रहे हैं, और टेंशन की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ को मुंह करके होती है। ठीक है, तो इस एम में टी टेंशन आएगा, और इस बी एन में टी टेंशन आएगा, तो टी ए एम माइनस टी बी एन, ये हमारे पास वर्क डन बन जाएगा। ठीक है ना, तो टी टी ए एम माइनस टी बी एन, माइनस इसलिए है बिकॉज ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। हम साइन कन्वेंशन ऐसे लेके चल रहे हैं, ये हमारा साइन कन्वेंशन है इस डायरेक्शन में। तो जो इसमें टेंशन लग रहा है वो तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए उस टेंशन को पॉजिटिव ले लिया, लेकिन ये वाला टेंशन जो है इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसको माइनस कर लिया हमने, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया। फिर टी कॉमन ले लिया, ए एम माइनस बी एन बचा, फिर जो है बी एन है ये,
ये जो बी एम बी एन दिख रहा है आपको, बी एन, ये रहा बी एन, बी एन, इसे मैंने क्या लिखा, ए एम माइनस एम बी, ये लिखा है एम एन माइनस एम बी। और ए एम को हमने लिखा है, इस ए एम को हमने लिखा है ए बी माइनस एम बी। देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा घिसपिच हो गई कुछ, मैं नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, काम करता, कुछ घिसपिच हो गई है, मुझे दिख नहीं रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा, देखो। हाँ क्लियर हो गया ना, ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने इस एम को, ये जो एम दिख रहा है आपको, इसी का लिखा ए बी माइनस एम बी, ये लिखा होगा। और इस बी एन को मैंने क्या लिखा, एम एन माइनस एम बी, ये लिखा होगा। फिर माइनस को अंदर में काट दिया। फिर यहाँ पे मैंने देखा जो ए एम है और जो ए एन है वो सेम है, ये, ठीक है ना। एम एन जो है वो ए एन डैश के इक्वल है, तो मैंने ए एन डैश के लिए इस ट्रायंगल पे निकाल ली ये फॉर्मूला लगाकर, और वो कितनी आई, एल प्लस डी एल कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा को मैंने फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर डी थीटा आएगा, ठीक है, कॉस डी थीटा, इसमें शॉर्ट कर लेना इसको, डी थीटा के साथ इसमें शॉर्ट करना। फिर यहाँ पे एक्सपेंड करा हमने कॉस थीटा को, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल पर एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल, इसमें दो ही टर्म लिया हमने, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स हमारा डी थीटा है, डी थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पर क्या, डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, हमें देखने में बड़ा लग रहा है, यहाँ पर देखने में लग रहा है बहुत बड़ा होगा, बट इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट है, मेंशन है क्वेश्चन में हमेशा। तो इसलिए क्या होगा, डी थीटा बहुत छोटा होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ इतना ही बचेगा हमारे पास, एल डी एल प्लस वन। फिर क्या करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास निकल के आ जाएगा। किसके लिए आएगा, ये हमारा टेंशन के लिए आया, पर क्वेश्चन में टेंशन नहीं बोला, क्वेश्चन में थ्रस्ट बोला है। पर थ्रस्ट में क्या फर्क पड़ेगा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, क्योंकि फिर मैं इसको ही करेक्ट कर रहा हूँ मैं थ्रस्ट के लिए, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा इसको। अब यहाँ पे अगर थ्रस्ट आ जाए, टेंशन का थ्रस्ट आ जाए, इरेजर में कितने रुपए लेगा ये, भाई मेरे, इरेज हो जा। अब रैम अपग्रेड करनी पड़ती लगता है इसको थोड़ा। लगता है ना पत्थर की लकीर बन चुका है, ये नहीं मिटने वाला। चलो मिट गया, चलो ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम लिख दें थ्रस्ट, जो जो क्वेश्चन हमारा थ्रस्ट वाला क्वेश्चन है, तो फर्क पड़ेगा सिर्फ डायरेक्शन में, यानी कि टेंशन की जगह अगर थ्रस्ट आ जाए, तो थ्रस्ट क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, दूर जाएगा एक दूसरे से। टेंशन एक दूसरे की तरफ को आता है, थ्रस्ट दूर जाता है एक दूसरे से। तो थ्रस्ट वाले केस में हमें ये लेनी पड़ेगी डायरेक्शन, ऐसी। और साइन कन्वेंशन हमारा ये है, यानी कि जो इस डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव, जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव। अब देखो, तो बी एन के पास है ना, बी एन के पास वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो बी एन वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा इस बार आपको, बिकॉज जो बी एन में जो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के सेम आ रही है, लेकिन जो ये वाला टेंशन आ रही है ये इसके अपोजिट आ रहा है, इसलिए ये वाला माइनस हो जाएगा बस। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, तो आंसर खुद ही पीडीएल निकल के आ जाएगा आपको। देखो कैसे, अब ये माइनस था ये प्लस था, तो देखो यहां माइनस है, देखो यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एम एन प्लस का रहेगा, एम बी माइनस का हो जाएगा, एम बी अभी भी कटेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पर ए बी माइनस का होगा, एम बी प्लस का होगा, एल माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। और ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। अब देखो ये माइनस का होगा, दोनों प्लस के होंगे,
ठीक है, तो एल से एल कटेगा, अब ये प्लस का डीएल आएगा, बिकॉज यहाँ प्लस का डीएल है और टीडीएल। ठीक है, तो देख लेना थ्रस्ट क्या बता, इस बार आपको टेंशन बोल, इस बार थ्रस्ट बोल दे, इस बार मतलब इस बार टेंशन नहीं देगा, थ्रस्ट ही है, तो हो सकता है ऐसा कर दे। तो थ्रस्ट के लिए प्लस का टीडीएल, टेंशन के लिए माइनस का टीडीएल, ध्यान रखेंगे इसको, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो क्या चेंज आएगा करके, जल्दी से कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको भी कर लो फटाफट से। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछ लेना कि थ्रस्ट दिया आपको और टेंशन दिया, दोनों दिए हैं, टेंशन, और बोल दे एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल है और इनएक्सटेंसिबल, ध्यान रखना, जहां पर इनएक्सटेंसिबल लिखा होगा ना, इनएक्सटेंसिबल, ये चाहे वो टेंशन की वजह से, थ्रस्ट की वजह से, जीरो वर्क डन होता है, कोई वर्क डन ही नहीं होता। लेकिन जहां बात होगी एक्सटेंसिबल, यानी खींचने वाली अगर रॉड है आपके पास तो खिंच जाए, उस रॉड पर अगर थ्रस्ट आ जाए तो थ्रस्ट के लिए टीडीएल और टेंशन के लिए माइनस टीडीएल। ठीक है, तो रिमेंबर करिए, क्वेश्चन में काम आएगा, बाकी लेक्चर देख लोगे अगर आप तो आपको समझ में आएगा, वहां मैंने डिटेल में तो लेक्चर ही बना रखा है इसके ऊपर, समझ जाओगे यहाँ पर। सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व, प्लेन कर्व। देखो सेंट्रल ऑर्बिट क्या हुए, सेंट्रल फोर्स क्या होता है पहले बताओ, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर के टुवर्ड से रहती है। ठीक है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का फोर्स हो सकता है। जैसे मान लो, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर इसका क्या है, जैसे हमारा अगर हम अपने सोलर सोलर सिस्टम की बात करें, तो ये क्या है, इसका ऑर्बिट का सेंटर है, इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है और इसको हम आर वेक्टर बोलते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, तो इस पे ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ को रहे डायरेक्टेड, उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, एक तरह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये जो कर्व बनाया मैंने, इसके अंदर की एरिया की अगर मैं बात करूं, तो एरिया क्या होगा, एक प्लेन का एरिया होगा, दिस इज ए प्लेन, सिंपली एक प्लेन होगा। देखो प्लेन है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बन गया प्लेन। प्लेन एक्स वाई एक्सिस में बनता है, अगर ये जेड एक्सिस में आता तो फिर प्लेन नहीं होता ये। तो अब प्रूफ करना हमको, सेंट्रल ऑर्बिट जो होता है वो प्लेन कर्व होती है, सिंपली प्रूफ करना है। ओपी वेक्टर, उसकी वैल्यू आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या, आर वेक्टर है। अब यहां ध्यान से रहेंगे, तो सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से आएगी, ये सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन है, और पोजीशन वेक्टर आउटवर्ड रहेगा, पोजीशन वेक्टर आउटवर्ड रहेगा, और सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ को रहेगी। तो फोर्स जो होगा और जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो पैरेलल रहेंगे, अगर मोशन कौन सी है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, फॉर सेंट्रल ऑर्बिट्स, फोर्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के पैरेलल रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होगी दोनों की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, दो पैरेलल वेक्टर्स है कि नहीं, तो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे दोनों। और हम फोर्स जानते हैं, फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम वी होता है, एम ए होता है, एम ए, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम ए। और ए को लिखते हैं हम डीवी अपॉन डी टी, ए को लिखते हैं हम डीवी अपॉन डी टी, और वी को लिखते हैं हम कितना, डी आर अपॉन डी टी। तो ये तो आपको पहले से पता होगा सब्स्टिट्यूशन, मैं थोड़ा दोबारा से यहां समझा देता हूं आपको। एफ इक्वल टू क्या होता है, बाद में एज कर दूं, एम ए, और एम को हम क्या लिखते हैं, डीवी अपॉन डी टी, और डी बाई डी टी कैसे रन दो, वी क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है। तो बेसिकली बन जाएगा एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा, ये डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो बाकी मैं रेज कर रहा हूँ,
अब समझो ध्यान से। तो ये एफ जो है वो क्या बन जाएगा, एफ जो है वो बन जाएगा एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये पैरेलल किसके होगा, पोजीशन वेक्टर आर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर पैरेलल हो तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। दो लाइन प्रोडक्ट पैरेलल होने का मतलब क्या है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी मस्ट बी जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो निकल के आता है। तो अगर ये और ये क्या है, जीरो है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या करूं मैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी जीरो होगा। ए क्रॉस बी करेगा आपका जीरो रहेगा। अब ए वेक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पर एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर वेक्टर जीरो रहेगा। ए और ये बी वेक्टर, ए इनका क्रॉस करेगा जीरो रहेगा। ठीक है, एम को जीरो कर दो सीधे, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर इक्वल टू जीरो रहेगा। यार किसी को एक मिनट आप इसको स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, गुड इवनिंग सर जी, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स की केमिस्ट्री पढ़ा, आप पढ़ा देंगे? अच्छा, टाइम नहीं भाई अभी मेरे पास। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा इतना। तो यहाँ से हमको मिल गया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर इक्वल टू जीरो मिल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार दिमाग मत लगाना इस प्रूफ में आप लोग, क्योंकि फिर पूरा उसके लिए सेंटर फोर्स स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, तब ये समझ में आएगा डिटेल में। उसका प्रूफ अगर आगे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाता है, अगर यही छप गया तो ये क्वेश्चन छप सकता है, बिकॉज एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं, प्रूफ दैट दिस। यार प्रूफ दैट दिस का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं ना उनके छपने के जाने से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके पेपर बचता है ना, एग्जामिनर्स का पेपर बचता है, इनको बचती है, इसलिए वो छोटे छोटे क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। तो मे भी छोटे क्वेश्चन है वो छप सकते हैं दोबारा से, तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो हमारे पास क्या बना है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर जीरो है आपके पास। ठीक है, अब करना क्या यहाँ पर आपको, यहाँ पर थोड़ा आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। क्या देखो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर प्लस यहाँ पे एक टर्म मैं ऐड कर रहा हूँ। अरे यार मैं तो समझ बात है ना, कोई इंसान कॉल नहीं उठा रहा था, उसको बार बार कॉल करना चाहिए क्या, हद है। डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, ये टर्म मैंने इसमें ऐड किया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया। क्या मतलब है, क्यों ऐड किया मैंने, बिकॉज इसकी वैल्यू जीरो ही है, ये जीरो ही है, बिकॉज यहाँ पर क्या रहा देखो, डी आर क्रॉस डी आर आ रहा है। अगर मैं टी को हटा दूं तो डी आर क्रॉस डी आर के साथ आ रहा है, ये कह सकते हो अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूं तो ए वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ आ रहा है। और आप जानते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होता है, सेम वेक्टर के साथ क्रॉस को जीरो निकल के आता है ना, इसीलिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो यानी डी आर अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी आर अपॉन डी टी कर दिया हमने। ठीक है, और ये जीरो ही अल्टीमेटली, ये जीरो ही है, तो इसमें अगर आप जीरो ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमको एक चीज मिल जाएगी कि इसको हम लिखेंगे डी ऑफ डी टी, डी बाई डी टी ऑफ लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर। देखो जब इस टर्म को करोगे डिफरेंस ऊपर वाला निकल के आएगा, तो करके देखो, डी आर अपॉन डी टी को एज इट इज रहने दो, इस आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी प्लस, अब इस आर को ऐसे रहने दो, आर को ऐसे रहने दो, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा आपको, देखो ये मिल जाएगा, देखो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी
यहाँ मिल जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर। तो यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके इतना मिल सकता है, जीरो। अब करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ये डी बाई डी टी से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर वेक्टर, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को मान लेंगे हम एच, एच मान लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं ये जो एच है, एच जो है ओपी के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसके इसके परपेंडिकुलर है एच, एच वेक्टर आपका है वो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर मैं प्रूफ कर दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मोशन है वो एक प्लेन की मोशन है, प्लेन मोशन आ रही है, मतलब एक प्लेन में बनेगी। हे भगवान, तो मुझे यह प्रूफ करना है कि एच जो है वो क्या है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए मैं दोनों से यहां पर दोनों साइड क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा इनका, यानी मैं निकालूंगा आर वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर, ये जो आपका क्रॉस आर, ये निकालो, जीरो आएगा। देखो आर डॉट डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर, ठीक है। अगर मैं आपको याद होगा, अगर तो आपने पढ़ा होगा, अरे यार हद हो गई यार, मतलब फोन स्विच ऑफ भी कर देता हूँ सबसे अच्छा। ऐसा भी क्या मतलब यार, जिद्द कर दो बिल्कुल, कॉल मिलाना आ गया यार, हद है। आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का, एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, यानी ए ए सी हो जाए या ए बी बी हो जाए, तो इन सबकी वैल्यू जीरो आती है, यानी दो वेक्टर अगर सेम हो जाए तो जीरो वैल्यू देते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो क्या रहेगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो ये बन जाएगा आर डी आर अपॉन डी टी एंड आर, और दो वेक्टर सेम हो जाते हैं। जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आती है निकल के, तो जीरो बन जाएगा आपका, है कि नहीं। अगर हम वेक्टर कैलकुलस में जाएं तो जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जहां पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जहां पर होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमारे पास क्या हो, ब्रैकेट में ए बी सी लिखा है, उसमें दो वेक्टर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, यानी सिंस ए बी ए इक्वल टू जीरो, इसलिए ऐसा हो रहा है। दो वैल्यू सेम होते तो जीरो आंसर आता है। शायद आपको अनसर्टेनिटी पढ़ाया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको। यानी कि आपका आर डॉट डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर, ये जीरो निकल के आएगा, और इसकी वैल्यू वो क्या है, एच है, इसकी वैल्यू एच है, ये तो एच है, एच वेक्टर मान लो। और जब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, देयरफॉर आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एच वेक्टर एंड द सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट्स आर प्लेनर। या डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, बस आपको इतना याद कर ध्यान रख लेना है इसको। कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि टाइम नहीं होगा डिटेल में समझाने का, एग्जाम जल्दी है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल फोर्स जो होता है वो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होता है, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बस सेम लाइन में होते हैं, सेम ही लाइन के अलॉन्ग होते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो पैरेलल होते हैं। फोर्स होता है एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, जो पैरेलल होगा आर वेक्टर के। अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहता है, तो इस वेक्टर का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। एम को तो जीरो कर दो, कॉन्स्टेंट है, इसको जीरो कर दिया, तो ये और इसका क्रॉस यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में क्या करा मैंने, सेम ऐसे उतारा हुआ है, और यहां पर मैंने क्या करा, डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी करा, बिकॉज सेम वेक्टर है, क्रॉस जीरो होता है, तो ये जो वेक्टर है वही ये भी वेक्टर है, तो क्रॉस जीरो आएगा आपका। जैसे आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस जे जीरो, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म को लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये निकल के आएगा, डी डी टी से इंटीग्रेशन कटेगा, तो यहाँ डी आर अपॉन डी टी और जीरो पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को मैंने एच वेक्टर मान लिया कि ये जो कांस्टेंट निकल गया वो वेक्टर वेक्टर होगा, बिकॉज यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, तो कांस्टेंट वेक्टर ही आएगा, तो इसको एच वेक्टर मान लिया मैंने। अब मुझे करना क्या है, देखो जो भी एच की वैल्यू है ये, इसको पोजीशन करना है, डॉट करना है, बिकॉज मुझे शो करना है पोजीशन और ये परपेंडिकुलर, तो मुझे तो यहां लिखेगा फॉर
प्लेनर मोशन फॉर प्लेनर मोशन एच वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमको शो करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर के साथ आर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि बन जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। बिकॉज इन दोनों को क्रॉस करोगे आप तो निकल के आएगा आपका वेक्टर, उसको जब आर के साथ डॉट करो तो स्केलर आएगा, तो प्रोडक्ट का आंसर स्केलर निकल के आता है। और इसमें अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसके लिए जीरो आती है, तो ये आपका जीरो हो गया। और ये हमारा एच की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे एच रख दिया। आर और एच का डॉट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या, आर और एच परपेंडिकुलर है, और आर अगर एच परपेंडिकुलर इसका मतलब मोशन क्या है, प्लेनर है। ये इतना हमको प्रूव करना था अल्टीमेटली। तो हमको उसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट से।